हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे सीरीज रेजोनेंट सर्किट के बारे में। देखिए, सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि एल, सी और आर, इन तीनों को किस में कनेक्ट कर दिया, हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब जब हम एल सी आर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो हम देखें यहाँ पे होता क्या है। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे जो करंट बनती है आपकी, तो करंट क्या बनती है, V अपॉन जेड, जहाँ पे जेड क्या होता था, इम्पीडेंस। अब यहाँ पे जो इम्पीडेंस की वैल्यू आती थी, तो लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं क्या, कि जेड की वैल्यू जो निकल के आती थी वो क्या निकल के आती थी आपकी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यही निकल के आती थी, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पुरानी जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखें, उनको पूरा कंप्लीट देखें, क्योंकि आपको नई वीडियो का जो मटेरियल है वो तभी समझ में आएगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जब आपकी पुरानी वीडियोस आपकी देखी हुई होंगी और आपका वर्क कंप्लीट होगा। तो देखिए, जेड इज टू आ गया आपके पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यदि यही वैल्यू मैं इसमें पुट करूँ तो वी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर यही आएगा। यदि स्टूडेंट्स मुझे जो करंट निकालनी है वो मैक्सिमम निकालनी है, तो करंट मैक्सिमम कब होगी, तो जब वो नीचे वाला पोर्शन मिनिमम हो जाए, नीचे वाला पोर्शन मिनिमम हो जाए। अब नीचे वाला पोर्शन मिनिमम कब हो सकता है, तो ये वाली टर्म जीरो हो या फिर ये वाली टर्म जीरो हो। लेकिन आप देख सकते हैं क्या, कि जो आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, किसी ना कि कोई भी आप वायर ले लीजिए, उससे कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। ठीक है, कुछ भी हम कंडक्टर लें तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो आर तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन इस वाली टर्म को हम जीरो कर सकते हैं। तो ये जो पूरी नीचे वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और ये मिनिमम होते ही हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमें करंट मैक्सिमम मिल जाएगी। अब हम देखेंगे कि अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि करंट मैक्सिमम की नीड क्यों है। क्योंकि बेटा करंट मैक्सिमम होगी तो पावर ज़्यादा होगी, और कोई भी सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना है, कहीं पे भी हमें यदि सिग्नल ट्रांसमिट करना है, तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा सिग्नल अच्छी फ्रिक्वेंसी और अच्छी पावर के साथ वहाँ पे पहुँचे, जैसा हमने यहाँ से भेजा है वैसा ही वहाँ पे पहुँचे। ऐसा कब होगा, जब उसकी पावर क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी सिग्नल की, तभी ऐसा होगा। और पावर को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, हम उसकी करंट बढ़ा के उसकी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है क्या, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। तो यहाँ पे मैं दोबारा अपने कंसेप्ट पाता हूँ, समझ में आ गया मेरे को मैक्सिमम करंट क्यों चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नीचे वाला पोर्शन मिनिमम हो जाए, उससे मुझे करंट मैक्सिमम मिल जाएगी, ताकि मेरी पावर ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब आपको बता दिया मैंने कि एक्सएल, यदि मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए, यदि मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए तो मुझे मैक्सिमम करंट कब मिलेगी, जब एक्सी इक्वल्स टू किसके हो जाए, एक्सएल के। तो इस कंडीशन पे यदि ये दोनों यदि एक दूसरे के बराबर हो गए तो जीरो हो जाएगी टर्म, और जीरो होते ही बस केवल यहाँ पे आर बचेगा, जो कि सबसे मिनिमम है। तो उस कंडीशन पे हमें क्या मिल जाएगा, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, जो कि क्या है, आई मैक्सिमम के बराबर, जिसको हम आई नोट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट पाने के लिए हमें एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल करना पड़ जाएगा। तो यही रेजोनेंस की डेफिनेशन है। क्या रेजोनेंस क्या कहता है, रेजोनेंस यही आपका कहता है, रेजोनेंट जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस इज सेड टू टेक प्लेस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। एक सीरीज एलसीआर सर्किट में ऐसा इवेंट है जो एलसीआर सर्किट में होता है, और करंट को बढ़ाने के काम में लिया जाता है। और किस तरह से बढ़ाया जाता है, इंडक्टर और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू को इक्वल करके, इंडक्टेंस रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपस में इक्वल कर देते हैं। तो उस कंडीशन पे जेड जो होता है इंपीडेंस, तो चाहे वो मिनिमम हो जाता है, मिनिमम होने से करंट क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हो जाता है। ये बात आप सभी को पता चली। ठीक है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो ये हो जाएगा आई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू आई नॉट। तो ये हमें करंट रेजोनेंस किसे कहते हैं, जब हमें कोई भी एलसीआर सर्किट, जब एलसीआर सीरीज में हो और उसमें हमें यदि करंट को मैक्सिमम बनाना हो, हम मैक्सिमम किस तरह से बना सकते हैं, आपकी कैपेसिटिव रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रेजिस्टेंस को आपस में इक्वल करके हम क्या बना सकते हैं, करंट को मैक्सिमम बना सकते हैं। और इस पूरे इवेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये मिला, आई मैक्सिमम कब मिलेगा, जब नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। अब यहाँ से मुझे यदि मान लीजिए फ्रिक्वेंसी भी निकालनी है, तो आपको पता है क्या, आपको पता है जो एक्सएल की वैल्यू होती है वो तो होती है ओमेगा एल, और एक्ससी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। इन दोनों को मैं इक्वल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक्सएल इज इक्वल्स टू मुझे किसके करना है, एक्सी के। यहाँ पे यदि मैंने इन दोनों को इक्वल किया तो यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन एल सी, और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। यस स्टूडेंट्स, यही हमें मिल जाएगी ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल और सी, यदि ये तो क्या आ गई आपकी ओमेगा, और आपको पता है ओमेगा किसकी इक्वल होता है,
टू पाई एफ के। यदि मुझे यहाँ से एफ निकालना है तो फ्रिक्वेंसी कितनी निकल के आ जाएगी, 1/, इसको ओमेगा नॉट लिख लो क्योंकि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, ओमेगा नॉट। हाँ स्टूडेंट्स, इसको एफ नॉट लिख लो। तो ये हो गया 1/2 पाई एफ। तो यदि मुझे फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो हो गया 2 पाई अंडर रूट एल सी। बात समझ में आ गई? इसको हम बोल देंगे एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और इसको हम बोल देंगे क्या, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। वो तो एंगुलर हो गई और ये क्या हो गई, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। बात समझ में आई? हमने क्या किया, तो इस फ्रिक्वेंसी के लिए देखो कोई भी एल या सी हम ऐसा लगाएं कि उस फ्रिक्वेंसी, यदि मान लीजिए हमने फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकाल ली कि इस फ्रिक्वेंसी को हमको ट्यून करना है, ट्रांसमिट करना है, तो ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ गई कि यदि आप एल और सी आर की वैल्यू इस तरह से रखते हो कि वो दोनों बराबर हैं, आप ये इस तरह एक्सएल और एक्स यदि बराबर हैं तो आप वहाँ से रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो। यदि उनके इंडक्टेंस आपस में बराबर है, रेजोनेंट इक्वेशन है, तो आप उसकी क्या निकाल सकते हो, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो। इस फ्रिक्वेंसी के लिए क्या होगी, आई मैक्सिमम मिल जाएगी हमें इस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, करंट मैक्सिमम मिल जाए, उसकी पावर मैक्सिमम मिल जाए। बस समझ में आ गई? क्या काम हो गया कि हमें करंट मैक्सिमम करनी है। करंट मैक्सिमम करने के लिए हमें अपने सिग्नल की फ्रिक्वेंसी निकाल ली कि किसी भी उसकी फ्रिक्वेंसी हम निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए, वेव्स को। तो हमने फ्रिक्वेंसी निकाली कि इस फ्रिक्वेंसी के लिए आप वेव्स प्रोड्यूस करोगे तो बहुत शार्प होगी, उसका सिग्नल बहुत क्लियरिफाई होगा, बहुत इजीली हम उसे स्टडी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो एफ नॉट इजिकल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। यहाँ से हमने स्टूडेंट्स क्या निकाल लिया, फ्रिक्वेंसी निकाल ली आपकी। अब हम बात करते हैं यहाँ से ही कि कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको डिस्कस कर दूँ कि यहाँ पे रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है कि जेड जो होता है वो मिनिमम होता है, जेड जो होता है वो मिनिमम होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स ये होती है, ठीक है। रेजोनेंट सर्किट में जेड मिनिमम होता है और जेड की वैल्यू स्टूडेंट्स इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई कि रेजोनेंट सर्किट में जेड मिनिमम होता है और उस मिनिमम की वैल्यू हम इस तरह से स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या कि कोई भी यदि रेजोनेंट सर्किट है आपका, तो आपको पता है कि यहाँ पे केवल आर और वी ही काम आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं आ रहा। और जब भी कोई रेजिस्टेंस होता है ना, तो रेजिस्टेंस की करंट और रेजिस्टेंस की वोल्टेज, मैं लास्ट टॉपिक में भी आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट, दोनों एक ही डायरेक्शन में होती है, इन दोनों के बीच में कोई भी फेज एंगल नहीं होता है। पढ़ा था ना हमने, तो V की वैल्यू हमने निकाली थी, तो V R क्या निकल के आया था, Vm sin ओमेगा टी, और I की वैल्यू निकाली थी तो Im sin ओमेगा टी, यही निकल के आया था। दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, तो दोनों क्या एक ही एंगल में। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। किसमें, LCR सर्किट में, क्योंकि यहाँ पे केवल रेजोनेंट सर्किट में, क्योंकि यहाँ पे केवल क्या वर्क कर रहा है, केवल रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। यहाँ पे सब बात समझ में आ गई? तो मैं एक बार दोबारा आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि मैंने अभी क्या क्या पॉइंट बोले हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेजोनेंट सर्किट क्या होता है। जब LCR तीनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, एक ऐसा इवेंट जिसमें LCR सीरीज में कनेक्टेड हो, और हमें करंट मैक्सिमम करने के लिए हम आपकी क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस, दोनों को हम क्या कर दें, इक्वल कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें करंट मैक्सिमम मिल जाएगी, और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन, ठीक है, रेजोनेंट इवेंट। अब हम बात करते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी क्या है जिसके लिए हमें मैक्सिमम करंट मिलेगी। तो उस फ्रीक्वेंसी को हमने निकाल लिया एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी करके। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा नॉट एल। स्टूडेंट्स, आप पुरानी वीडियोस जरूर देखा करेंगे। यदि आप पुरानी वीडियोस नहीं देखते हैं तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। किसमें आपको प्रॉब्लम होगी, आज की चीज़ समझने में। तो इसलिए पुरानी वीडियोस को जरूर देखना। और एक स्टूडेंट, मैं आपसे यही कहूँगा, वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखा करो, तभी आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियरफाई होंगी। तो हम बात कर रहे थे क्या, हम बात कर रहे थे एक्स इक्वल्स टू एक्सी की। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने निकाल लिया था ओमेगा की वैल्यू, जो कि क्या है, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1/√LC। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकल के आ गई। और इसी तरह से हमने क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और वो हमारे पास निकल के आ गई F0 इक्वल्स टू 1/2 पाई √LC। इसको स्टूडेंट्स हमने क्या बोल दिया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल दिया। ये बात सभी को क्लियर हुई कि एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी
क्या होता है। तो ये दोनों बात मैं आपको समझा पाया हूँ। इसी के साथ मैंने आपको बोला कि जिनका फेज एंगल है, फेज डिफरेंस है, तो हमने देखा यहाँ पे केवल रेजिस्टेंस सर्किट ही मेनली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस हो गया बेटा वो हो गया 0 डिग्री। वी और आई के बीच का जो एंगल हो गया वो गया 0 डिग्री। ये बात आप सभी को क्लियर हुई, बस मैंने अभी आपको इतनी ही बात बताई है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक कि यहाँ पर, और मैंने आपको बोला कि जो जेड मिनिमम बनेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको पता है ये दोनों चीज 0 हो जाएगी और जेड मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी आपके आर के इक्वल। जेड मिनिमम की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जेड मिनिमम की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया जेड मिनिमम कितना हो जाएगा आर। दूसरा पॉइंट मैंने ये डिस्कस किया कि जो फाई एंगल आएगा वो कितना आएगा 0। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स मैं आपसे कह रहा हूँ क्या, कि जो पावर फैक्टर होगा यहाँ पे, अब पावर फैक्टर किसे बोलते हैं, पावर फैक्टर होता है cos फाई और इसकी वैल्यू होती है r अपॉन जेड। ठीक है, r अपॉन जेड। जो हमने लास्ट LCR सर्किट पढ़ा था उसमें हम इसका डायग्राम बना के cos फाई की वैल्यू इजीली समझ सकते हैं। तो cos फाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, r अपॉन जेड। r अपॉन जेड, जब मैं आपको पता है जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है रेजोनेंट सर्किट के लिए r ही है, तो r अपॉन r क्या हो गया 1। तो cos फाई की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी निकल के आ गई 1। ठीक है, और स्टूडेंट्स तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से भी आप कह सकते हो कि फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 डिग्री। तो इसका पावर फैक्टर जो मैं बात कर रहा था, तो पावर फैक्टर इसका कितना होता है 1 होता है। पावर फैक्टर किसे कहते हैं, cos फाई को। cos फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो वो कितना निकल के आता है स्टूडेंट 1 निकल के आता है। ठीक है, पावर फैक्टर मैं आपको समझा चुका हूँ। पावर फैक्टर किसे कहते हैं, cos फाई इक्वल्स टू r अपॉन जेड। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो पावर बनेगी वो पावर क्या है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पावर बनेगी, पावर अभी हम सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पावर ही सीखेंगे। तो पावर का जो फॉर्मूला आपके पास निकल के आता है स्टूडेंट्स, पावर का फॉर्मूला आपके पास निकल के आता है VRMS IRMS cos फाई। तो VRMS cos फाई, तो VRMS और IRMS cos फाई की वैल्यू तो आपको क्या हो गई 1। तो यहाँ पे जो पावर निकल के आती है ना, एवरेज पावर स्टूडेंट्स रेजोनेंट सर्किट के लिए, तो निकल के आती है VRMS IRMS। ये हमारे पास क्या निकल के आती है स्टूडेंट्स, पावर निकल के आती है। बात आप सभी को समझ में आई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम यही पढ़ा था, हमने रेजोनेंट सर्किट के बारे में जाना कि रेजोनेंट सर्किट होता क्या है, काम किस तरह से आता है, सिग्नल को एक्चुअल में क्या वैल्यू हम ट्रांसमिट करें कि हमें अच्छी से अच्छी पावर मिले, जब वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाए, उसकी जो एबिलिटी है वो डिस्टर्ब ना हो, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए उस सिग्नल में। तो हम चाहेंगे कि उसकी वेव इस तरह से हो कि वो मैक्सिमम करंट दे, मैक्सिमम करंट देगी तो वो पावर देगी, और मैक्सिमम पावर देगी तो हमारा सिग्नल क्या होगा, हमें एक्यूरेटली मिलेगा। तो इसका मेनली यूज कहाँ पे हो गया रेजोनेंट सर्किट का, दैट इज यूज इन द FM रेडियो। FM जो आप सुनते हो उसमें भी इसका यूज होता है, और भी सिग्नल ट्रांसमिट के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे हम रेजोनेंस को यूज लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, और साथ में फिजिक्स को 1.5 आवर डेली पढ़े, और फिजिक्स की वीडियो को स्टूडेंट्स कंप्लीट देखा करें। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।